शाम को जब मैं कोर्ट से लौटा तो जैसे घर में सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। स्कूटर की आवाज़ सुनकर बिट्टू और नीरू दौड़कर बाहर आ गई। मैं स्कूटर खड़ा भी नहीं कर पाया था कि बिट्टू लपक कर मेरे पास आ गया और उत्साहित होकर बताने लगा, पापा आपको मालूम है, मैंने स्कूटर की डिग्गी से कैश फाइल निकालते हुए पूछा। क्या बेटा, वह पिंकी के पापा है ना? हाँ। उन्हें क्या किया? उन्होंने नई कार खरीदी है। देखिए ना उधर, वह खड़ी है, कितना अच्छा कलर है। मैंने दाहिनी ओर मुड़कर देखा, बगल वाले फ्लैट के सामने नई चमचमाती कार खड़ी थी। तब तक नीरू भी पास में आ गई। वह आगे की जानकारी देते हुए बोली, पापा नए मॉडल की कार है। पिंकी बता रही थी, बहुत महंगी है। अच्छा, मैंने भी बच्चों की खुशी में शामिल होते हुए आश्चर्य प्रकट किया। बिट्टू और करीब आ गया और मुझसे लिपटते हुए बोला, मैं तो पिंकी के साथ कार में बैठा भी था। अंकल हम दोनों को घुमाने ले गए थे, खूब मज़ा किया। उन्होंने हमें मिठाई भी खिलाई। फिर मचलते हुए बोला, पापा हम लोग भी कार खरीदेंगे ना? मैंने बिट्टू को गोद में उठा लिया और प्यार करते हुए कहा, ज़रूर खरीदेंगे। फिर मैं भीतर चला गया और थोड़ी देर तक बच्चों को प्यार से तसल्ली देता रहा। मेरे आश्वासन पर दोनों बहुत खुश हो गए और उछलते कूदते बाहर खेलने चले गए। कोट उतार कर हैंगर पर लटका दिया। फिर सोफे पर पसरते हुए सविता को आवाज़ लगाई, सविता एक कप चाय लाना। सविता को भी शायद मेरा ही इंतज़ार था। बच्चों के साथ बात करते हुए उसने सुन लिया था, इसलिए चाय का पानी शायद पहले ही चूल्हे पर चढ़ा दिया था। चाय की ट्रे सामने टेबल पर रखकर वह मेरे करीब बैठते हुए बोली, आपने तो बच्चों के मुंह से सुन लिया होगा और बगल वाले फ्लैट के बाहर देखा भी होगा। गौतम भाई साहब ने नई कार खरीदी है। उनकी पत्नी दोपहर में कार खरीदने की खुशी में मिठाई देकर गई थी। फिर मिठाई मेरी ओर सरकाते हुए एक लंबी सांस लेती हुई बोली, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, आपके दोस्त ने नई कार खरीदी है। वाक्य का अंतिम छोर जानबूझकर लंबा खींचा गया ताकि मैं समझ जाऊं कि सूचना के साथ साथ मेरे लिए एक उलाहना भी है। मैंने मिठाई का टुकड़ा उठाया और अनमने से मुंह में डाल लिया। सविता चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, आपको पता है कॉलोनी में हमारे अलावा बाकी सबके पास कार है, यानी कि हम ही लोग बेकार हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, छोड़िए भी, यह मजाक की बात नहीं है। आपने कभी भी मेरी बात को गंभीरता से लिया है? क्यों नहीं लिया, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कार जल्दी ही खरीद ली जाए, मगर बस बस रहने दीजिए। आप तो बस कोशिश ही करते रहेंगे। कॉलोनी में सबके यहाँ कार हो चुकी है, ज़रूर आ चुकी है, मगर तुम जानती हो वे सब व्यापारी या सरकारी अफसर हैं, लेकिन मैं तो एक साधारण सा वकील हूँ। फिर भी छोटे देवर जी कौन से व्यापारी हैं, साधारण से डॉक्टर ही तो हैं, फिर भी देवरानी को कार में घुमाते रहते हैं। और आपकी, अरे क्या बात करती हो, जीतू मेरा छोटा भाई एक काबिल सर्जन है। 10 सालों से मैं उसने कितना नाम कमा लिया है। छोड़ो भी, आपको भी तो वकालत करते 15 साल हो गए हैं, मगर अभी तक ले देकर एक फ्लैट ही खरीद पाए हैं। ऐसा ना कहो, सब कुछ तो है अपने पास, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, गहने, कपड़े। ठीक ठीक, ये चीज़ें तो सबके पास होती हैं। जरा सोचिए, आप कार में कोर्ट जाएंगे तो लोगों पर रोब पड़ेगा और बच्चे भी काफ़ी खुश होंगे। तू ठीक कहती है, मैंने सहमति से सिर हिलाया। फिर अलमारी के लॉकर में बैंक की पासबुक निकाल लाया। सविता, बैंक खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं, चाहे तो पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं। नहीं प्रेम, पुरानी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी तो हम नहीं ही लेंगे। ठीक है, फिर तो रुपये की व्यवस्था करनी होगी। मैं सोच में डूब गया। पत्नी भी कुछ देर तक सोचती रही, फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया, मेरे करीब आते ही बोली, आपके नाम से तो गांव में कुछ ज़मीन है ना? हाँ, 5-6 एकड़ के करीब हैं तो सही, मगर बाबूजी के नाम से है। अगर कहूँ तो उसे कल ही मेरे नाम कर देंगे। ज़मीन कितने की है पता नहीं, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सविता खुश हो गई। फिर क्या सोचना, बेच दीजिए इस ज़मीन को। सो तो ठीक है, मगर इतने सालों बाद गांव जाकर ये सब करना क्या उचित होगा? जगदीश भैया क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, हम उनकी ज़मीन थोड़ी ही ले रहे हैं, अपने हिस्से की ज़मीन बेचेंगे। वैसे बेकार ही तो पड़ी है, समस्या का हल निकल चुका था। पर थोड़े दिनों के बाद गांव जाकर यह सब निपटा देना। अब तो मुझे भी एक अदद कार के लालच ने उत्साहित कर दिया था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं अगली पेशी में लगने वाले केसों की फाइल देख रहा था, तब भी मन बार बार गांव और वहां की ज़मीन उलझा रहा। पता नहीं दिमाग में कार की बात इस कदर क्यों समा गई कि दूसरे विषयों में ही जी नहीं लग रहा था। मैंने जब से वकालत शुरू की थी, कभी गांव के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। कभी कभी बाबूजी खुद ही शहर चले आते थे और 2-4 दिन यहाँ रहकर फिर गांव वापस चले जाते थे। उन्होंने अपनी ज़रूरतों या गांव घर की खोज खबर लेने रहने के बारे में अपने मुंह में कभी कुछ नहीं कहा था। जगदीश भैया गांव में रहते थे, वहीं प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। वे बीए ही करके पाए थे, इसलिए कोई विषय नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी। जैसे जैसे मास्टरी मिल गई थी, गांव में पुराना मकान था। जगदीश भैया उस घर में परिवार सहित रहते थे। जमीन 15 एकड़ बची थी और हम 3 भाई, इसलिए बाबूजी ने मौखिक रूप से 5-5 एकड़ जमीन हम तीनों भाइयों के लिए बांट दी थी। चूंकि मैं और जीतू यानी डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद शहर में ही रह रहे थे, इसलिए खेती बाड़ी जगदीश भैया ही देखते थे। सुबह उठते ही मैंने पत्नी से कहा,
परसों रविवार है, गांव चला जाता हूँ और ज़मीन का सौदा करके आता हूँ। वह यह बात सुनकर खिल उठी। रविवार की सुबह मैं जल्दी तैयार होकर गया। बैग में 2-4 कपड़े डाले और नाश्ता करने के बाद स्कूटर लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते बसंतपुर पड़ता था, जहाँ के सेठ हर्षद भाई मनसुख भाई का बिक्री कर संबंधी मामला मेरे पास था। सोचा चलते चलते अपनी फीस भी वसूल लूंगा। यही सोचकर हर्षद भाई की राइस मिल के सामने स्कूटर रोक दिया। हर्षद भाई अपने कर्मचारियों के बीच मशगूल थे। मुझे स्कूटर से उतरते देख नज़दीक आते हुए बोले, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। कहते हुए मेरे साथ लेकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। चाय मंगवाने के लिए बोले। वकील साहब, आज इधर कैसे आना हुआ? बस हर्षद भाई, नीम खेड़ा तक जा रहा हूँ, 2 दिनों तक कोर्ट बंद है, सोचा थोड़ा गांव तक हो आऊँ। अच्छा है, अब आप यहाँ तक आए हैं तो अपनी पुरानी फीस भी लेते जाइए। फिर पैसा निकाल कर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, पूरे 7,000 हैं, गिन लीजिए। रुपए कोट की जेब के हवाले करते हुए मैंने कहा, अरे इसमें देखना क्या है, ठीक ही होंगे। हंसते हुए मैं आगे बढ़ गया। लगभग 76 किलोमीटर की पक्की सड़क थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। शेष 5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा था। गांव की गलियों को पार करते हुए जब घर के सामने स्कूटर रोका तो आवाज़ सुनकर 3-4 बच्चे बाहर निकल आए और उत्सुकता भरी नज़रों से मेरी ओर देखने लगे। बच्चों को गली की ओर दौड़ते देख उनकी माँ भी दरवाजे तक निकल आई। मुझे देखते ही आश्चर्य से बोली, देवर जी, आप? सविता भी आई है क्या? अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। फिर बच्चों से बोली, बबलू, राजू, तुम्हारे प्रेम चाचा आए हैं, रायपुर वाले। देखते क्या हो, इनका सामान अंदर लेकर जाओ। बच्चों का मेरा परिचय मिल गया। वे लपक कर स्कूटर से मेरा बैग उठाकर लाए और चाचा जी आ गए हैं, चाची जी आ गए कहते हुए आंगन की ओर दौड़ने लगे। वर्षों के बाद गांव आया था, शायद 10 वर्षों के बाद। इतने वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। पुराना मकान जहां हम भाई बहनों का बचपन बीता था अब गिर चुका था। उसके स्थान पर 3 कमरों का एक मंजिला, जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत खपरेलों की बनी हुई थी। सामने बरामदे से लगा वह एक बड़ा सा कमरा था, जहां से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसी कमरे की ओर बढ़ गया। बाबूजी तख्त पर लेटे हुए थे। मुझे देख के वे उठने की कोशिश करने लगे। सराहने रखी बनियान को गले में डालकर बिस्तर पर रखे अपने चश्मे को ढूंढने लगे। चश्मा चढ़ा लेने पर मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, कौन? प्रेम जी? बाबूजी, मैं प्रेम हूँ। आओ बेटे, जाओ इधर पास बैठो। मैं उनके करीब बैठ गया। बाबूजी मुझे कमज़ोर लग रहे थे। खांसते समय सारा शरीर हिल उठता था। उनकी कमज़ोर काया और चेहरे पर उभरी झुर्रियों को देखकर एक बार मैं घबरा उठा। अपने को संयत करने की कोशिश में इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली खाली सा था। तख्त से लगी हुई लकड़ी की पुरानी 3 कुर्सियां रखी हुई थी, जिनके हत्थे उखड़ चुके थे। कमरे के एक कोने में ईंटों के ऊपर 2 संदूक रखे हुए थे। पास की दीवार में एक खुली अलमारी बनी हुई थी, जिसमें एक पुराना ट्रांजिस्टर, दवाइयों की कुछ भरी और कुछ खाली शीशियाँ, कागजों में लिपटी हुई पुड़िया, आईना और एक कंघी रखी हुई थी। दीवार पर लगी खुटियों पर 2 थैले और बाबूजी की कमीज टंगी हुई थी। अलगनी पर बाबूजी की धोती सूख रही थी, जिसे देख पुरानी याद आ गई। एक दिन बाबूजी जब हमारे यहाँ पौधों को पानी दे रहे थे तो नीरू की नज़र उनकी कमीज पर पड़ गई। कमीज जेब के पास से कुछ फटी हुई थी। नीरू ने पूछ लिया, दादाजी आपकी कमीज तो फटी हुई है। बच्चे की बात सुन बाबूजी ने अपनी फटी कमीज की ओर देखा और खूबसूरती से बात घुमाते हुए हंसकर बोले, बेटे यह कमीज फटी नहीं है, गांव में सभी ऐसी ही कमीज पहनते हैं, यह तो गांव का फैशन है। बच्ची तो संतुष्ट हो गई थी, मगर बाबूजी अपने आप को तसल्ली न दे सके और शायद तभी से ही उन्होंने अपने कमज़ोर हाथों से कपड़ों पर पैबंद लगाने का काम शुरू किया था। बाबूजी को फिर खांसी आ गई। मैंने पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती? नहीं रे, तबीयत तो ठीक है, बस खांसी कभी कभी परेशान करती है। कोई दवा ली? हाँ, ले रहा हूँ, जगदीश बराबर ख्याल रखता है। 2 दिन पहले ही तो दवाई लाकर दी थी। फिर जैसे उन्हें याद आया हो, कहने लगे, तुम अकेले ही आए हो क्या? बहू नहीं आई? मैं अकेला ही आया हूँ, एक केस के सिलसिले में बसंतपुर आया था। कल और परसों कोर्ट बंद है, तो मैंने सोचा गांव होता हूँ। बहुत अच्छा किया। बिट्टू और नीरू कैसे हैं? ठीक है बाबूजी। हम बातें कर ही रहे थे कि रानू आ गया और कहने लगा, चाचा जी आप नहा लीजिए। तभी बाबूजी बोले, जाओ नहा लो। आंगन के उस पार कुआं था और उसके पास ईंटों की दीवारें उठाकर उस पर टीन का शेड और टीन का ही दरवाज़ा लगाकर स्नान घर बनाया गया था। नहाते समय मुझे अपने फ्लैट के चमचमाते बाथरूम की याद आ गई। मैं नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक रसोई में खाना तैयार हो चुका था। रसोई घर भी क्या, बस बरामदे के एक छोर को मिट्टी की दीवार से घेर कर कमरे की शक्ल दे दी गई थी। भाभी दरी बिछाती हुई बोली, प्रेम भैया आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं दरी पर बैठ गया। थाली परोसते हुए भाभी बोली, फर्श पर बैठते हुए अजीब सा लग रहा है ना? क्या करे, मेज वगैरह तो है नहीं? नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। खाना तो साधारण था, मगर जिस स्नेह से परोसा जा रहा था उसे आनंद आ गया। अब तक मैं घर के सभी कमरे, साजो सामान और जानवर वगैरह देख चुका था। कहीं पर भी मुझे संपन्नता की कोई निशानी नज़र नहीं आई। अलबत्ता अपनेपन की महक हर
और मौजूद थी। शाम को 4 बजे जगदीश भैया स्कूल में आ गए। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। साइकिल बरामदे की दीवार से टिकाते हुए बोले, कितने वर्षों के बाद आया है, घर में सब कैसे हैं, ठीक हैं? मेरा छोटा सा उत्तर था। आंगन में खाट बिछाकर उन्होंने मुझे बैठाने का इशारा किया। फिर बबलू को आवाज़ लगाते हुए बोले, बेटे अपनी माँ से कहो यहाँ 2 कप चाय लाए। चाय पीने के बाद भैया बोले, प्रेम चलो आज मैं तुम्हें खेतों पर लेकर चलता हूँ। जमीन जायदाद की लड़ाई तो तुमने अदालत में बहुत देखी होंगी और लड़ी भी होंगी, परंतु खेत क्या चाहते हैं इसे अब स्वयं देखना है। खेतों के पास पहुंचकर फसलों के बीच खेत में जगदीश भैया बताने लगे, प्रेम ये है हम लोगों के खेत, यह सामने वाला खेत तुम्हारे हिस्से का। इसकी मिट्टी जीतू और मेरे हिस्से के खेत में अच्छी है, वह नाली के पास भी है, इसलिए सिंचाई में अच्छी होती है। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी ही है ना, इसलिए पूरी ज़मीन को जोत नहीं पाता। 15 एकड़ में से 10-12 एकड़ मैं ही खेती कर पाता हूँ, शेष ज़मीन पड़ी रहती है। फसल का अच्छा होना भी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता है। समय पर पानी बरस गया, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप न हुआ तो अनाज खलिहान तक पहुँचता है, नहीं तो हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी खाद और बीज तक की रकम वसूल नहीं होती। थोड़ी देर तक रुक कर वे आगे बताने लगे। बाबूजी बताते हैं कि दादाजी के ज़माने में बस्ती से लेकर नाले तक की ज़मीन हमारी थी और यहाँ से वहाँ तक फसल लहलाती थी। अब तो मात्र 15 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी पूरी ज़मीन पर फसल नहीं उगा पाता। बाबूजी की बड़ी इच्छा है कि 15 एकड़ ज़मीन में हरी भरी फसल लहराए। अगर एक जोड़ी बैल और खरीद सकता तो मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, बैलों की जोड़ी कितने की आती है? अच्छी जोड़ी तो 20-25 हज़ार रुपये में से कम नहीं आती। मैंने खेतों पर दूर तक नज़र डाली। किनारे की 2-3 एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी थी, शेष हिस्से में गेहूं की फसल पकने की थी। थोड़ी देर तक हम वहाँ से लौट आए। रात को खाना खाने के बाद मैं आंगन में खाट डालकर लेटा हुआ था। आसमान साफ था, दूर दूर तक चांदनी छिटकी हुई थी। रह रह कर मन में यही विचार उठता कि अपने हिस्से की ज़मीन के बारे में बाबूजी और जगदीश भैया से कैसे कह पाऊंगा। क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूँ? नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन सुबह घर का नौकर फिर तो कुछ सौदा लेने जाम गांव के बाजार जा रहा था। मुझे भी जाना था, इसलिए उसे कहा, फिर तू चल बैठ स्कूटर के पीछे, जाम गांव में भी जा रहा हूँ। नहीं मालिक, मैं पैदल चला जाऊँगा। अरे डरता क्यों है, बैठ पीछे। वह झिझकते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। 15-20 मिनट में ही हम बाजार पहुँच गए। मैंने स्कूटर पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और फिरतू को लेकर मवेशी बाजार की ओर बढ़ पड़ा। थोड़ी देर की छानबीन और जांच पड़ताल के बाद बैलों की एक जोड़ी पसंद आ गई। 23,500 रुपये में सौदा पक्का हो गया। मैंने कोट की जेब से रुपये निकाल कर बैलों के मालिक को कीमत का भुगतान कर दिया। फिरतू बैलों की जोड़ी लेकर खुशी से झूमने लगा। मैंने फिरतू को बाकी सौदा खरीद लाने को कहा। जब वह सामान लेकर वापस आया तो मैं बैलों की रस्सी उसे थमाते हुए बोला, फिर तो तुम बैलों को लेकर गाँव चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। बाजार से वापस आकर मैं जगदीश भैया के साथ बैठा चाय पी रहा था। इतने में बैलों की रस्सी थामे फिरतू भी आ गया। बैल देखकर जगदीश भैया चकित हो गए। कुतूहल पूछने लगे, क्यों रे फिरतू, बैलों की जोड़ी किसकी है? अपनी ही है, वकील साहब ने खरीदी है। जगदीश भैया को विश्वास नहीं हो रहा था। वे मेरी ओर मुड़कर देखने लगे। क्यों प्रेम भैया, बैलों की जोड़ी पसंद आ गई थी और संयोग से मेरी जेब में पैसे थे, इसलिए खरीद कर लाया हूँ। कहिए जोड़ी कैसी है? जगदीश भैया की आंखें खुशी से चमकने लगी। झटपट उठकर बैलों के एकदम पास चले गए। फिर दोनों बैलों की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, वाह क्या शानदार जोड़ी है, महंगी भी होगी, लेकिन तुमने यह सब कुछ नहीं भैया, कल खेतों को देखा तो लगा जमीन का कोई भी टुकड़ा बंजर नहीं रहना चाहिए। कार के लालच में प्रेम गाँव और अपनी जमीन बेचने पहुंचा, लेकिन वहाँ पिता की सादगी और भाई की संघर्ष भरी जिंदगी देखकर उसकी सोच ही बदल गई। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते और मिट्टी की कीमत किसी कार से नहीं होती।